Okay, so the point that I'm trying to make, that history guides foreign policy. Best example, colonial or imperialistic history of India, for forcing India to frame a foreign policy of non-alignment movement, or inducing India to frame a foreign policy of non-alignment movement. The culture of a particular country guides it in formulation of its foreign policy. But for example, India has a foreign policy of Vasudhaiva Kutumbakam, matlab world is a one global village. It's culture of India कि we all are one. It's not like you are Pakistani, I am Chinese, someone is Chinese. We are one global village, and guided by this foreign policy or principle of Vasudhaiva Kutumbakam कि we all are one, there is no point in hostility. We developed a foreign policy of Panchasheel. पंचशील क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, बट पंचशील सिंपली फोकसेज ऑन पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि हम सब लोग एक साथ हैप्पीली रह पाएं. नो कंट्री शुड बी अटैक्ड बाय अदर कंट्री. सो डोंट यू थिंक दैट द आइडिया ऑफ पंचशील इज कमिंग फ्रॉम द कल्चर ऑफ वासुदेव कुटुंबकम. सो द कल्चर गाइड्स foreign policy. Example is Vasudhaiva Kutumbakam leading to Panchasheel. History guides foreign policy. Example is how colonial history of India guided India to form a foreign policy of NAM. So India before independence, India had a foreign policy of anti-imperialism. India had a foreign policy of anti-imperialism. That means against any kind of foreign subjugation of a country, कि कोई कंट्री किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए. After independence, India's foreign policy of NAM. Even before independence, India had a culture of Vasudhaiva Kutumbakam. After independence, it formulated in form of Panchasheel, peaceful coexistence. Right? So the point is, a question can be asked. यूपीएससी में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर मान लो स्टैटिक सवाल आया तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है. नेहरू डिड नॉट इन्वेंट बट डेवलप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो ये जो फॉरेन पॉलिसीज थे नैम और पंचशील के, ये कोई नए आइडियाज नहीं थे. व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन्स? दिस क्वेश्चन सिंपली सेज कि ये जो फॉरेन पॉलिसीज थे नैम के या पंचशील के, दे वर नॉट अ न्यू आइडिया इन देमसेल्फ. इट वाज नॉट अ न्यू इन्वेंशन ऑफ नेहरू. दे वर जस्ट अ डेवलपमेंट. ऑलरेडी द कंडीशंस वर देयर. अर्लियर वी हैड अ फॉरेन before independence we had an approach of anti-imperialism that translated into NAM. Before independence we had the concept of Vasudhaiva Kutumbakam that translated into Panchasheel. Attempt this question, 100 words. अभी नहीं, after the class attempt this. ये सवाल यूपीएससी में तो नहीं आया है, बट इस तरह का सवाल यूपीएससी में आ सकता है, एपीएससी में आ सकता है. He did not invent but just developed. I hope this idea is clear. इसमें कोई डाउट तो नहीं है. जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें, कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, आगे चलिए. और जो डिटर्मिनेंट्स होंगे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के, जैसे कि पर्सनालिटी एंड लीडरशिप स्टाइल. अलग अलग लीडर्स की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होती है. अब आप फॉरेन पॉलिसी की बात अगर छोड़ दें, जनरल भी बात करें, तो आप आसाम में भी देखेंगे कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर आपको दिखेगा. तो सर्बानंद सोनोवाल जी का जो भी पर्सनालिटी और लीडरशिप स्टाइल था, अच्छा बुरा की मैं बात नहीं कर रहा. और अब हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब का जो पर्सनालिटी और लीडरशिप स्टाइल होगा, दोनों में अंतर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो दिखेगा. वैसे ही पर्सनालिटी और लीडरशिप स्टाइल जो है वो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में भी दिखता है. फॉर एग्जांपल, नेहरू की पर्सनालिटी के हिसाब से उनकी फॉरेन पॉलिसी भी दिखती थी. एंड इट अपीयर टू बी एन आइडियलिस्ट. ही जनरली वुड फॉलो, because before independence Nehru was a Gandhian following a principle, right? Ideology, Gandhian ideology. तो जो आदमी आइडियलिस्ट हो जाता है कि जो आइडिया है उन्हीं के हिसाब से, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा, उन पे काम करना है कम वॉट में, तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में भी तो वो दिखेगा ना. तो आइडियलिस्ट का फॉरेन पॉलिसी में कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं
कि नेहरू ने आइडियलिज्म दिखाया, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, इंडिया टुक कश्मीर इशू टू यूनाइटेड नेशंस इन 1948। हम चाहते तो पाकिस्तान को उसी टाइम में भगा सकते थे पूरी तरह से, हमारी आर्मी कैपेबल थी, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कश्मीर इशू को जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा पता होगा कि आज़ादी के बाद कश्मीर ट्राइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, फिर पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया, उसके मेजर एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके साथ ही कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। फिर इंडियन सोल्जर्स गए वहाँ पे, हमने जाकर के पाकिस्तान को रोका, सीज फायर डिक्लेयर किया, बट हमने मैटर को यूनाइटेड नेशंस में लेके गए। हैड वी नॉट डन इट तो शायद से हम पाकिस्तान को तभी खाली करा देते, एक लड़ाई होती है पाकिस्तान से तभी खाली करा लेते कश्मीर, लेकिन वी डिड इट, वी टुक द मैटर टू यूनाइटेड नेशंस बिकॉज व्हाई, बिकॉज हमारा फॉरेन प्रिंसिपल कहता है कि रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट थ्रू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कीजिए। फॉरेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमने अपनी कश्मीर की पॉलिसी बनाई है कि नहीं, राइट? इंदिरा गांधी के टाइम में आपको रियलिज्म दिखेगा कि फॉरेन प्रिंसिपल्स कुछ और कहते हैं और एक्शंस कुछ और कहते हैं। रियलिज्म का बेस्ट एग्जांपल बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एनी अदर प्रिंसिपल। हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में आपको रियलिज्म ज्यादा दिखेगा, राइट? नरेंद्र मोदी जी के स्टाइल में आपको रियलिज्म भी दिखता है, रियलिज्म नरेंद्र मोदी जी में भी रियलिज्म दिखता है, राइट? नरेंद्र मोदी के लीडरशिप स्टाइल में या फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में उनका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है उनके फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में भी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं वो। देखिए उनकी पर्सनालिटी है कम्युनिकेशन की, ये तो आप सब मानते हैं, राइट? ही बिलीव्स इन कम्युनिकेशन विद पीपल। तो लेकर के आते हैं मन की बात। ये तो हमारे देश के अंदर ये कॉन्सेप्ट है मन की बात का, टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द पीपल। बट द सेम अप्रोच, द सेम पर्सनालिटी है ना उनका, टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन हैज रिफ्लेक्टेड इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। व्हेन ही हिमसेल्फ अटेंडेड हाउडी मोदी event, when he conducted नमस्ते ट्रंप। सो आप वो जहां जाते हैं आप देखेंगे कि वो वहां पे एक बड़े स्टेडियम में वहां के डायस्पोरा को या लोकल कम्युनिटी से जरूर कम्युनिकेट करेंगे। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ, ये भी तो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हुआ। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर थिंग्स फ्रॉम मनमोहन सिंह? नो। वुड यू एक्सपेक्ट Howdy Manmohan Singh event? No, because that was not part of his personality to directly communicate. So देखिए जनरली अभी तक फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन, बट नाउ अंडर नरेंद्र मोदी लीडरशिप गवर्नमेंट टू पीपल इंटरैक्शन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. दिस इज नोन एज रिटेल डिप्लोमेसी. This is also known by the name retail diplomacy. This retail diplomacy is an outcome of personality of Narendra Modi, his personality of communication. अब इसी को कुछ लोग अलग अलग नाम देते हैं, फेकू वकू जो क्रिटिक्स कहते हैं वो एक अलग बात है. पंचशील तो मैं अभी पढ़ाऊंगा, परिस्मिता. पंचशील मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि पंचशील का मतलब होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि सब लोग शांति से, शांति भावपूर्ण से रहें एक साथ, कोई एक दूसरे पर अटैक ना करे. पंचशील का मतलब ये है. तो पंचशील आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि वो एग्जैक्टली क्या है, कब आया, बट अभी के लिए मैंने बस इतना बताया कि पंचशील का मतलब है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि ना आप मेरे ऊपर अटैक करें ना मैं आपके ऊपर अटैक करूँ. डोंट यू थिंक दैट दिस पंचशील idea, which is a foreign policy of India developed during Nehru time, is an outcome of Vasudhaiva Kutumbakam. ठीक है.
थोड़े खुद भी पढ़ो। इंद्रानी आज के सर कोई और पॉइंट है अबव क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करने के, थोड़ा खुद भी पढ़ो, बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, इंटरनेट भी है। यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथन करना, तो नेहरू बिलीव्ड इन इंटरनेशनलिज्म एंड दैट इज वाई वन ऑफ द अदर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज टू स्ट्रेंथन यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं इसमें कि इंडिया पहले से भी, इंडिया ने आज़ादी से पहले ही यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन कर लिया था, तो इंडिया बिलीव्ड इन इंटरनेशनलिज्म। मतलब थोड़ा इस पे और भी पढ़ो, और भी पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो कुड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग? हाउडी मोदी कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, लाइक हाउडी मनमोहन सिंह कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, दैट इज पॉसिबल ओनली विथ मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, इकोनॉमिक फैक्टर, ऑफ कोर्स इकोनॉमी इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इकोनॉमिक फैक्टर के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर यू सी, डिस्पाइट बॉर्डर टेंशंस, इंडिया मेंटेन्स कॉर्डियल रिलेशन विथ चाइना। बॉर्डर में हमारे 200 जवान मारे गए, फिर भी हम चाइना के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। वाई? इकोनॉमिक फैक्टर। चाइना इज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। इकोनॉमी इज अ फैक्टर इन फॉरेन पॉलिसी फ्रेमिंग। हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी है वेस्ट एशिया को लेकर के, पूरा का पूरा वेस्ट एशिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया क्या है? एशिया का जो वेस्टर्न साइड है वो वेस्ट एशिया है, राइट फ्रॉम ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, येमेन, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब वेस्ट एशिया का हिस्सा है। यहाँ पे इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब वेस्ट एशिया का हिस्सा है। एक बार जाकर के मैप देखना। दिस इंटायर वेस्ट एशिया इज वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, और तेल का कुआं मिलता है यहाँ पे, तो इस कारण से वहाँ के लोकल लोग बहुत अमीर हैं, और लोकल लोग अमीर हैं तो खुद तो फिर काम करेंगे नहीं, तो इंडियन डायस्पोरा के लोग, पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जाकर के काम करते हैं यहाँ पे खूब। तो मुद्दा यह है कि लॉट ऑफ डायस्पोरा लिव्स इन, इंडियन डायस्पोरा लिव्स इन वेस्ट एशिया। दिस डायस्पोरा सेंड्स अ लॉट ऑफ रेमिटेंसेस, बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व कमा के वो हमें भेजते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया ना विथ वेस्ट एशिया हमारा, कि भाई वेस्ट एशिया से बहुत ज़्यादा हमारे डायस्पोरा जाते हैं और रेमिटेंस कमा के भेजते हैं। तो जब भी हम कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं वेस्ट एशिया वाला कोई कंट्री नाराज ना हो जाए। हम आप देखेंगे कि इजराइल के साथ जब भी हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं। आज ही मैं इजराइल रिलेशंस कवर करूंगा, उसमें हम हर वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं ये सऊदी अरबिया हमसे दुखी ना हो जाए। दुखी हो जाएगा तो हमारे डायस्पोरा को भगा देगा तो इकोनॉमिक नुकसान हो जाएगा। तो डोंट यू सी दैट हाउ इकोनॉमी इज प्लेइंग अ रोल इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। हमारी जो आज़ादी के टाइम के बाद से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब आप डायनेमिक होंगे ना, आप जब डायनेमिक होंगे मतलब आपकी जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जब करंट बेस्ड होगा, और एक बच्चा जो बस रट के गया है, उन दोनों के आंसर में अंतर इस तरह से आएगा कि आपको जब आप सोचेंगे तो आपको 10 आइडियाज दिमाग में आएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, तो 10 आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। जो बच्चा रट के गया उसको 1 ही 2 याद आएगा, लेकिन कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज़ादी के बाद हमने नैम पॉलिसी अपनाई, मतलब हम ना ही यूएस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे ना ही यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, और इससे फायदा क्या हुआ, हमने दोनों से इकोनॉमिक बेनिफिट अपनाया। तो नैम की भी जो पॉलिसी है उसको बोला जा सकता है कि ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी डिराइव्ड हुई थी, कि ना किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे ना हम परमानेंटली कमिटमेंट करेंगे, तो दोनों ही पार्टी से गिफ्ट लेते रहेंगे। और गिफ्ट के कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। हमने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंतर्गत यूएस से बहुत सारा वीट लिया है, फूड लिया है, फूड ग्रेन्स अंडर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ यूएस,
और साथ ही साथ रसिया से हम मदद लेते थे अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, रसिया ने हमारे यहाँ पे स्टील प्लांट सेटअप किया है ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान, स्टील प्लांट जहाँ जो भिलाई में सेटअप किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो नैम की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी इकोनॉमिक डायमेंशन था कि कैसे हम दोनों साइड से फायदा ले सकें। नो, रिटेल डिप्लोमेसी इज द eccentric feature or retail diplomacy is the characteristic feature of नरेंद्र मोदी's policy। इसके पहले इस लेवल पे रिटेल डिप्लोमेसी किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, इस लेवल पे तो कभी नहीं। प्रणामी कौशिक, इस लेवल पे रिटेल डिप्लोमेसी किसी और प्राइम मिनिस्टर ने प्रैक्टिस नहीं किया। सो कुड यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फैक्टर, हाउ इट प्लेज अ रोल इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग? देयर आर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दैट प्लेज अ रोल इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। देश के अंदर की पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स इंपैक्ट करती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विथ रेस्पेक्ट टू श्रीलंका। अब उनके पे क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, आई होप आपको पता होगा। मैंने कम से कम 10 बार न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है, अगर नहीं तो आगे तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में। आप मुझे बोलोगे तो मैं आज इसका एक पीडीएफ और पीपीटी आपको दे दूंगा और वीडियो लेक्चर भी दे दूंगा। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में तमिलनाडु का क्या रोल है, तमिलियन लोग यहाँ भी हैं, तमिलियंस यहाँ भी हैं। तो अब यही कारण है कि इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है विथ रेस्पेक्ट टू श्रीलंका उसमें तमिलियन पॉलिटिक्स का रोल हो जाता है। अगर आप करंट एग्जाम्पल लें तो एक रिजोल्यूशन लाया जा रहा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग सिविल वॉर इन श्रीलंका फ्रॉम 2005 टू 2009। एक रिजोल्यूशन लाया जा रहा था ना, हाल फिलहाल में लाया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। ये रिजोल्यूशन पास भी हो गया, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इसमें वोट ही नहीं किया। इंडिया ने वोट ही नहीं किया, एब्सटेन्ड, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। क्यों? क्योंकि अगर श्रीलंका के फेवर में वोट करते, श्रीलंकन सरकार के फेवर में, मतलब इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करते, उस केस में तमिलियन लोग गुस्सा जाते। तो अगर हम श्रीलंकन सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में वोट करेंगे तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नुकसान हो जाएगा। राइट, आई होप यू रिमेंबर दीज थिंग्स। ये भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूं कि कैसे इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका फॉर इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग सिविल वॉर। राइट, तो अगर हम इस तरह से वोट करते तो श्रीलंका सरकार दुखी हो जाती, और अगर हम श्रीलंका के खिलाफ वोट करते, मतलब इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करते, तो तमिलियन लोग खुश होते, लेकिन श्रीलंकन सरकार दुखी हो जाती। तो दोनों ही तरफ से तकलीफ थी, तो इंडिया ने कहा कि चलो हम वोट ही नहीं करते। अगर तमिल पॉलिटिक्स फैक्टर में नहीं होता, इफ देयर वाज नो तमिल पॉलिटिक्स, तो परहैप्स इंडिया वुड हैव वोटेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन in favor of Sri Lankan government just to maintain good ties with Sri Lankan government, but just because of Tamil politics we decided not to vote. So Tamil politics playing a role in foreign policy determination of India, that is an example कि how domestic politics has an impact. वैसे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, according to the constitution, the states or the state governments have no role at all in foreign policy making. अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट रूल में एक टर्म भी लिखा गया है कि प्रेसिडेंट रूल कब कब लगाया जा सकता है। तो उसमें एक ये भी लिखा गया है कि अगर किसी फॉरेन पॉलिसी, प्रेसिडेंट रूल, आई एम सो सॉरी, एक ये भी लिखा गया है किस चीज में कि कब कब स्टेट सब्जेक्ट्स पे यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट्स पे अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट कराना है। तो ये आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा, या नहीं पढ़ाएगा तो आगे पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। तो मुद्दा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट का कोई भी पावर नहीं है फॉर्मली या कॉन्स्टिट्यूशनली इन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन फिर भी वो एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स है या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स है। द रूलिंग पार्टी has always a fear that it might lose election in that particular state. तो political calculations के कारण
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑल्सो प्लेज अ रोल। अभी बीजेपी को पता था कि तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं और अगर हम श्रीलंकन सरकार के फेवर में वोट करते हैं, मतलब रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट करते हैं, तो तमिलनाडु इलेक्शन हार जाएंगे, वैसे भी हार गए। ठीक है, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया था तीस्ता नदी के पानी का डील विथ वेस्ट बंगाल, लेकिन उस टाइम में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऑब्जेक्शन के कारण यह डील नहीं हो पाया। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं सपोर्ट वापस ले लूंगा और सरकार गिर जाएगी, और इस कारण से डील नहीं हो पाया। सो अगेन, हाउ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्लेइंग अ रोल इन इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। देयर कैन बी मेनी सच एग्जांपल्स। करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, एग्जांपल्स की कमी कभी नहीं आएगी। जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले करता है वो है इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडिया ईरान से काफी सस्ते दामों पे क्रूड ऑयल खरीदता रहा है। ईरान एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है क्रूड ऑयल सप्लाई का, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ ईरान विथ यूएस एंड इंडिया यूएस एक्सिस बिल्डिंग थ्रू क्वाड एंड ऑल मिलिट्री अलायंसेस, कॉमकासा 2+2 मिलिट्री डायलॉग प्लेटफॉर्म, वो सब हम आगे बात करेंगे, मिनिस्ट्रियल प्लेटफॉर्म, वो सब हम आगे बात करेंगे। बट इंडिया यूएस के बीच में रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर, क्योंकि दोनों को ही चाइना को कंटेन करना है। तो इंडिया यूएस के अच्छे संबंध हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर। और ये कारण है कि ईरान जो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर था, जिससे हम सस्ते दामों पे तेल खरीदते थे, अब हम खरीद नहीं पा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ अ लॉ मेड बाय यूएस नोन एज काटसा लॉ। ये सारी चीजें आगे आएंगी, जिन्होंने पहली बार सुन रखा है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट क्या आप ये डायनेमिक समझ रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज नॉट अलाउइंग इंडिया टू हैव रिलेशंस विद ईरान। अगर ये सब पॉलिटिक्स, ये डायमेंशंस नहीं होते तो इंडिया वुड हैव मेंटेन गुड टाइज विथ ईरान, बट स्लोली इंडिया इज लिमिटिंग डाउन इट्स economic ties with Iran just because of international environment. Again, there can be many such examples, many such examples. India does not want to align itself completely with US क्योंकि it has impact on India's strategic autonomy, but China's aggression against India is forcing India to align with US. So how international environment plays a role in foreign policy making? Again, there can be many such examples. I gave you one or two. So these are the 6 factors. I hope now these 6 factors are very clear. अगर किसी फैक्टर पे कोई डाउट हो जाए तो मुझसे पूछिए। The 6 factors that play a role in foreign policy making: geography, culture and history, personality, leadership style, economic factor, domestic politics, international environment. Again, I'm telling you, don't expect a direct question in UPSC from this area. They will not ask. Still, some understanding will help you in writing a good answer. So tell me, is there any confusion regarding the 6 factors that plays important role in shaping up foreign policy of a country? Look, Seba, I just said that international environment. छठा पॉइंट सिंपल है, उसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊं। ये आप हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, जनरली आप लोगों के बीच में यू लाइक ईच अदर, आप अच्छी फ्रेंडशिप भी है। बट चूंकि आपकी फैमिली और इनकी फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, इस कारण से आप भी अपने फ्रेंडशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वही यहाँ भी हो रहा है। ये है इंडिया, ये है ईरान। ईरान तेल बेचता है इंडिया को, सस्ते दामों पे इंडिया खरीदता है, तो दोनों के लिए अच्छे संबंध हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज यूएस और ईरान के बीच में दुश्मनी है और इंडिया को यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया को चाइना को रोकना है और चाइना को रोकने के लिए यूएस ही एक मेजर सपोर्ट है इंडिया के लिए। तो यूएस की बात माननी पड़ रही है इंडिया को और ईरान से तेल खरीदना कम करना पड़ रहा है इंडिया को। सो are you seeing कि India-Iran relations are guided by the international environment of India-China hostility,
international environment of Iran US hostility, that is guiding India Iran relations. So this is how you can say कि international environment also guides foreign policy of a country with respect to another country.